धारा 268 बचाव में प्रवेश करना। यह धारा सत्र न्यायालय में मुकदमे के उस अगले महत्वपूर्ण चरण को परिभाषित करती है जब अभियोजन पक्ष अपना मामला समाप्त कर चुका होता है और अभियुक्त को धारा 250 के तहत बरी नहीं किया गया होता है। यह वह चरण है जहां अभियुक्त आरोपी अपना बचाव प्रस्तुत करना शुरू करता है। एक, जहां अभियुक्त को धारा 255 के अधीन दोषमुक्त नहीं किया जाता है, वहां उसे अपने बचाव में प्रवेश करने और उसके समर्थन में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जो उसके पास हो। सरल शब्दों में, अगर न्यायाधीश ने धारा 255 के तहत आरोपी को दोषमुक्त बरी नहीं किया है, यानी अभियोजन पक्ष के खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं, तो अदालत आरोपी को अपना बचाव पेश करने के लिए कहेगी। आरोपी को अपने बचाव के समर्थन में जो भी सबूत, गवाह या दस्तावेज पेश करने हैं, वह उन्हें अदालत में पेश कर सकता है। उपधारा 2, लिखित बयान दर्ज करना। 2, यदि अभियुक्त कोई लिखित बयान रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है तो न्यायाधीश उसे रिकॉर्ड के साथ दाखिल करेगा। सरल शब्दों में, अगर आरोपी अपना बचाव मौखिक रूप से पेश करने के अलावा लिखित में भी कोई बयान अपनी सफाई अदालत में देता है, तो न्यायाधीश को उस लिखित बयान को मुकदमे के रिकॉर्ड फाइल में शामिल करना होगा। उपधारा 3, बचाव के गवाहों दस्तावेजों के लिए प्रक्रिया। 3, यदि अभियुक्त किसी गवाह की उपस्थिति को बाध्य करने या किसी दस्तावेज या चीज के उत्पादन के लिए कोई प्रक्रिया प्रोसेस जारी करने के लिए आवेदन करता है, तो न्यायाधीश ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा जब तक कि वह कारणों को दर्ज करते हुए यह विचार न करे कि ऐसा आवेदन इस आधार पर अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए कि यह परेशानी पैदा करने, वैक्सेशन या देरी करने के उद्देश्य से या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के लिए किया गया है। सरल शब्दों में, अगर आरोपी किसी गवाह को अदालत में बुलाने के लिए या अपने बचाव में किसी दस्तावेज या चीज को अदालत में पेश करवाने के लिए अदालत से कोई आदेश जैसे समन जारी करने का अनुरोध करता है, तो न्यायाधीश को वह आदेश जारी करना होगा। अपवाद, न्यायाधीश यह आदेश तब तक जारी करने से मना कर सकता है जब तक वह लिखित में कारण दर्ज न कर दे कि उसे लगता है कि आरोपी का यह अनुरोध जानबूझकर दूसरों को परेशान करने, मुकदमे में देरी करने या न्याय को विफल करने के इरादे से किया गया है। महत्व, यह सुनिश्चित करता है कि आरोपी को अपने बचाव के लिए आवश्यक सभी कानूनी सहायता मिले, लेकिन प्रक्रिया के दुरुपयोग को भी रोकता है। इस धारा का महत्व, निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत। यह आपराधिक न्याय प्रणाली के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को कायम रखती है कि अभियुक्त को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों का बचाव करने का पूरा और उचित अवसर मिलना चाहिए। बचाव का अधिकार, यह अभियुक्त के संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करता है कि वह अपने पक्ष में साक्ष्य पेश कर सके। न्यायिक संतुलन, उपधारा 3 में दिया गया अपवाद न्यायिक विवेक को बढ़ावा देता है, जिससे अदालत को उन अनुप्रयोगों को अस्वीकार करने की शक्ति मिलती है जो स्पष्ट रूप से प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। सनेरिया, पारदर्शिता, लिखित बयान को रिकॉर्ड पर रखने और आदेशों को अस्वीकार करने के लिए कारण दर्ज करने की आवश्यकता पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। संक्षेप में, धारा 236 यह सुनिश्चित करती है कि यदि अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद दोषमुक्त नहीं किया जाता है तो उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का पूरा अवसर मिलेगा, जिसमें गवाह और दस्तावेज पेश करना शामिल है। न्यायाधीश को अभियुक्त के लिखित बयानों को रिकॉर्ड पर रखना होगा और बचाव के साक्ष्य के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं जारी करनी होंगी, जब तक कि प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट इरादा न हो। धारा 257 बहस, आर्ग्यूमेंट्स। यह धारा सत्र न्यायालय में मुकदमे के उस अंतिम चरण को परिभाषित करती है जहां दोनों पक्ष, अभियोजन और बचाव, अपने अपने मामलों को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और अदालत के सामने अपनी दलीलें रखते हैं। यह साक्ष्य दर्ज होने के बाद का चरण है।
जब बचाव पक्ष के गवाहों यदि कोई हो की परीक्षा पूरी हो जाती है तो अभियोजक अपने मामले को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा और अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को उत्तर देने का अधिकार होगा। सरल शब्दों में, ओ जब बचाव पक्ष के गवाहों की गवाही, अगर उन्होंने कोई गवाह पेश किया है, पूरी हो जाती है, ओ तो सबसे पहले सरकारी वकील अभियोजक अपने पूरे मामले को संक्षेप में बताएगा, सम अप हिज केस। इसमें वह बताएगा कि उसके साक्ष्यों से आरोपी का अपराध कैसे साबित होता है। ओ सरकारी वकील के बाद आरोपी या उसके वकील को जवाब देने का अधिकार होगा, एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। इसमें वे अभियोजन के तर्कों का खंडन करेंगे और अपने बचाव को दोहराएंगे। परंतु यह कि जहां अभियुक्त या उसके अधिवक्ता द्वारा कानून का कोई बिंदु, पॉइंट ऑफ लॉ, उठाया जाता है तो अभियोजन न्यायाधीश की अनुमति से ऐसे कानून के बिंदु के संबंध में अपनी प्रस्तुतियां दे सकता है। विशेष प्रावधान प्रोविजो। ओ अगर आरोपी या उसके वकील अपनी बहस में कोई कानूनी सवाल उठाते हैं, जैसे यह धारा इस मामले पर लागू नहीं होती या अमुक सबूत कानूनी रूप से मान्य नहीं है, ओ तो सरकारी वकील को न्यायाधीश की अनुमति लेकर उस खास कानूनी सवाल पर अपना जवाब देने का मौका मिलेगा। ओ यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी बिंदुओं पर उचित और पूर्ण चर्चा हो सके। इस धारा का महत्व निष्कर्ष निकालना। यह धारा दोनों पक्षों को अपने अपने मामलों को एक व्यवस्थित और संक्षिप्त तरीके से अदालत के सामने प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर देती है। न्यायालय को सहायता। यह न्यायाधीश को सभी साक्ष्यों और कानूनी तर्कों का एक व्यापक सिंहावलोकन प्रदान करती है, जिससे उसे निर्णय लेने में मदद मिलती है। निष्पक्षता। यह सुनिश्चित करती है कि दोनों पक्षों को अपने मामले को पूरा करने का समान अवसर मिले और कानूनी बिंदुओं पर भी पर्याप्त चर्चा हो सके। प्रक्रियात्मक व्यवस्था। यह मुकदमे की कार्यवाही को अंतिम चरण तक ले जाने के लिए एक स्पष्ट ढांचा प्रदान करती है। संक्षेप में, धारा 257 यह निर्धारित करती है कि बचाव पक्ष के साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियोजन पक्ष पहले अपने मामले को संक्षेप में प्रस्तुत करेगा। इसके बाद अभियुक्त या उसके वकील को जवाब देने का अधिकार होगा। यदि बचाव पक्ष कोई कानूनी मुद्दा उठाता है तो अभियोजन पक्ष को न्यायाधीश की अनुमति से उस पर जवाब देने का मौका मिलेगा। यह सत्र न्यायालय में मुकदमे की अंतिम मौखिक बहस का चरण है। धारा 228 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय। यह धारा सत्र न्यायालय में मुकदमे के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण को परिभाषित करती है। निर्णय, जजमेंट सुनाना। यह बताती है कि न्यायाधीश को बहस सुनने के बाद कब और कैसे अपना फैसला सुनाना चाहिए और दोषी पाए जाने पर सजा कैसे तय की जाएगी। 1. बहस और कानून के बिंदुओं, यदि कोई हो, को सुनने के बाद न्यायाधीश मामले में जितनी जल्दी हो सके बहस पूरी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्णय सुनाएगा, जिसे लिखित में कारण दर्ज करके 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। सरल शब्दों में, ओ जब दोनों पक्षों की बहस पूरी हो जाती है, जैसा कि धारा 257 में बताया गया है, ओ तो न्यायाधीश को उस केस में अपना फैसला, निर्णय सुनाना होगा। ओ यह फैसला जितनी जल्दी हो सके सुनाया जाना चाहिए। ओ और यह बहस खत्म होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर सुनाया जाना चाहिए। ओ अपवाद। अगर किसी खास कारण से 30 दिन में फैसला नहीं सुनाया जा सकता तो न्यायाधीश लिखित में कारण बताते हुए इस अवधि को 45 दिनों तक बढ़ा सकता है। ओ महत्वपूर्ण बदलाव। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आने से यह समय सीमा बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह न्याय देने में तेजी सुनिश्चित करती है। पहले ऐसा कोई कठोर समय सीमा नहीं थी। 2. यदि अभियुक्त दोष सिद्ध किया जाता है, कन्विक्टेड, तो न्यायाधीश जब तक वह धारा 401 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है, दोष सिद्धि के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनेगा और फिर कानून के अनुसार उस पर सजा सुनाएगा। सरल शब्दों में, ओ अगर न्यायाधीश अपने फैसले में आरोपी को दोषी पाता है, ओ तो सजा सुनाने से पहले न्यायाधीश को आरोपी को सजा के प्रश्न पर, क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, सुनने का मौका देना होगा।
इसका मतलब है कि आरोपी या उसका वकील अपनी बात रख सकता है कि उसे कम सजा क्यों मिलनी चाहिए, जैसे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, पश्चाताप, परिवार की स्थिति आदि। इसे सजा पर सुनवाई, हियरिंग ऑन सेंटेंस कहा जाता है। ये तब तक किया जाएगा जब तक कि न्यायाधीश धारा 401 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर रहा हो। धारा 401 प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1968 या ऐसे ही किसी अन्य कानून के तहत दोषी व्यक्ति को अच्छे आचरण के आधार पर सजा के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ने से संबंधित हो सकती है। अगर ऐसा करना है तो सजा पर अलग से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरोपी को सुनने के बाद न्यायाधीश कानून के अनुसार उस पर सजा सुनाएगा। इस धारा का महत्व, न्याय का समापन। यह धारा आपराधिक मुकदमे के चरम बिंदु को चिह्नित करती है जहां मामले का परिणाम घोषित किया जाता है। त्वरित न्याय उपधारा 1 में निर्धारित समय सीमा न्याय में देरी को रोकने और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सुनवाई का अधिकार उपधारा 2 दोषी पाए गए व्यक्ति को सजा के प्रश्न पर अपनी बात रखने का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करती है, जो न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप है। यह न्यायाधीश को सजा सुनाने से पहले आरोपी की व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करने की अनुमति देती है। कानून का शासन, यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय और सजा दोनों कानून के अनुसार और उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए दिए जाएं। संक्षेप में, धारा 218 सत्र न्यायालय के न्यायाधीश को बहस पूरी होने के 30 दिनों, जिसे 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, के भीतर दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का निर्णय सुनाने का निर्देश देती है। यदि अभियुक्त दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश को सजा सुनाने से पहले उसे सजा के प्रश्न पर सुनने का अवसर देना होगा और फिर कानून के अनुसार सजा सुनानी होगी जब तक कि वह धारा 401 के तहत कार्यवाही न कर रहा हो। धारा 249 पिछली दोष सिद्धि। यह धारा उस विशेष स्थिति से संबंधित है जब किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त आरोपी पर पहले किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पिछली दोष सिद्धि का भी आरोप लगाया गया हो। पिछली दोष सिद्धि अक्सर कुछ अपराधों में अधिक सजा या कुछ अन्य कानूनी प्रभावों को आकर्षित करती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को उसकी पिछली दोष सिद्धि के आधार पर अनुचित पूर्वाग्रह का सामना न करना पड़े। ऐसे मामले में जहां धारा 234 की उपधारा 7 के प्रावधानों के तहत एक पिछली दोष सिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि उसे पहले, जैसा कि आरोप में कहा गया है, दोषी ठहराया गया है, तो न्यायाधीश धारा 252 या धारा 268 के तहत उक्त अभियुक्त को दोषी ठहराने के बाद कथित पिछली दोष सिद्धि के संबंध में साक्ष्य ले सकता है और उस पर एक निष्कर्ष दर्ज करेगा। सरल शब्दों में, अगर किसी केस में आरोप पत्र में आरोपी की पुरानी सजा, प्रीवियस कन्विक्शन का भी जिक्र है, जैसा कि धारा 234(7) में बताया गया है, और आरोपी यह नहीं मानता कि उसे पहले दोषी ठहराया गया था, यानी वह पिछली दोष सिद्धि को स्वीकार नहीं करता, तो न्यायाधीश को पहले वर्तमान अपराध में आरोपी को दोषी ठहराना होगा, चाहे उसने खुद दोषी मान लिया हो धारा 252 के तहत या मुकदमे के बाद दोषी ठहराया गया हो धारा 268 के तहत। केवल तभी न्यायाधीश उस कथित पिछली दोष सिद्धि के बारे में सबूत, जैसे अदालत के फैसले की कॉपी, ले सकता है और उन सबूतों के आधार पर यह तय करेगा कि आरोपी की पिछली दोष सिद्धि हुई थी या नहीं और इसका एक निष्कर्ष फाइंडिंग रिकॉर्ड में दर्ज करेगा। परंतु यह कि न्यायाधीश द्वारा ऐसा कोई आरोप पढ़ा नहीं जाएगा और न ही अभियुक्त से उस पर कोई निवेदन करने के लिए कहा जाएगा और न ही अभियोजन द्वारा या उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी साक्ष्य में पिछली दोष सिद्धि का उल्लेख किया जाएगा, जब तक और तब तक नहीं जब तक अभियुक्त को धारा 242 या धारा 268 के तहत दोषी नहीं ठहराया जाता है। विशेष प्रावधान प्रोविजो। यह प्रोविजो बहुत महत्वपूर्ण है और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत पर आधारित है। यह बताता है कि न्यायाधीश आरोपी को पिछली दोष सिद्धि वाला हिस्सा पढ़ेगा नहीं। आरोपी से पाहोस पिछली दोष सिद्धि को स्वीकार करने या नकारने के लिए पूछा नहीं जाएगा। सरकारी वकील
अभियोजन पक्ष भी अपने सबूतों में पिछली दोष सिद्धि का जिक्र नहीं करेगा। ये सब तब तक नहीं होगा जब तक कि आरोपी को वर्तमान अपराध में दोषी न ठहरा दिया जाए। ओ कारण ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि न्यायाधीश या जूरी यदि कोई हो पर आरोपी की पिछली आपराधिक रिकॉर्ड का कोई पूर्वाग्रह प्रेजुडिस न पड़े। यह सुनिश्चित करता है कि वर्तमान अपराध के लिए फैसला केवल वर्तमान अपराध के सबूतों के आधार पर ही लिया जाए, न कि आरोपी के पुराने रिकॉर्ड के आधार पर। पिछली दोष सिद्धि तभी प्रासंगिक होती है जब सजा तय करनी हो या कुछ खास मामलों में अपराध की गंभीरता निर्धारित करनी हो, लेकिन वर्तमान अपराध के लिए दोषी ठहराने या न ठहराने के निर्णय को प्रभावित नहीं करना चाहिए। इस धारा का महत्व निष्पक्ष विचारण का अधिकार। यह आपराधिक न्याय प्रणाली में एक मौलिक अधिकार को कायम रखता है कि व्यक्ति को उसके वर्तमान अपराध के लिए उसके पिछले रिकॉर्ड के बजाय वर्तमान सबूतों के आधार पर आजमाया जाना चाहिए। पूर्वाग्रह से बचाव। यह न्यायाधीश को और पहले जूरी को आरोपी के पिछले आपराधिक इतिहास के आधार पर उसे दोषी मानने के किसी भी संभावित पूर्वाग्रह से बचाता है। प्रक्रियात्मक निष्पक्षता। यह सुनिश्चित करता है कि मुकदमे की कार्यवाही व्यवस्थित और निष्पक्ष तरीके से हो। सजा का निर्धारण। पिछली दोष सिद्धि केवल तभी प्रासंगिक होती है जब वर्तमान अपराध में दोष सिद्धि हो जाती है और सजा की मात्रा तय करनी होती है। संक्षेप में धारा 229 यह सुनिश्चित करती है कि यदि किसी अभियुक्त पर पिछली दोष सिद्धि का आरोप है तो उस पिछली दोष सिद्धि से संबंधित कोई भी जानकारी वर्तमान अपराध की सुनवाई को तब तक प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि अभियुक्त को वर्तमान अपराध के लिए दोषी न ठहरा दिया जाए। एक बार जब वर्तमान अपराध में दोष सिद्धि हो जाती है तो न्यायाधीश पिछली दोष सिद्धि के सबूत ले सकता है और उस पर निष्कर्ष दर्ज कर सकता है जो आमतौर पर सजा सुनाने में प्रासंगिक होता है। धारा 260 धारा 222 की उपधारा 2 के तहत संस्थित मामलों में प्रक्रिया। यह धारा उन विशिष्ट मामलों में सत्र न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है जो धारा 222 की उपधारा 2 के तहत सीधे सत्र न्यायालय में संज्ञान लिए जाते हैं। धारा 222(2) आमतौर पर उन अपराधों से संबंधित होती है जिनमें मजिस्ट्रेट द्वारा किसी मामले को सुपुर्द किए बिना सीधे सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाता है, जैसे कुछ मानहानि के मामले या अन्य विशेष मामले। यह धारा ऐसे मामलों में सुनवाई की प्रक्रिया और कुछ विशेष प्रावधानों को स्पष्ट करती है। धारा 222 की उपधारा 2 के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने वाला सत्र न्यायालय मामले का विचारण एक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य रूप से संस्थित वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार करेगा। सरल शब्दों में जब सत्र न्यायालय धारा 222 की उपधारा 2 के तहत किसी अपराध का सीधे संज्ञान लेता है, यानी मामला सीधे सत्र न्यायालय में आता है मजिस्ट्रेट द्वारा सुपुर्द किए बिना, तो ऐसे मामले की सुनवाई उसी प्रक्रिया के अनुसार होगी जैसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पुलिस रिपोर्ट के अलावा अन्य जैसे निजी शिकायत पर संस्थित वारंट मामलों के लिए अपनाई जाती है। अर्थात यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें शिकायतकर्ता को पहले अपने गवाहों को बुलाना होता है, फिर आरोपी को आरोप तय होने से पहले सुने जाने का अधिकार होता है, परंतु यह कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किया गया है उसे जब तक सत्र न्यायालय लिखित में कारण दर्ज करके अन्यथा निर्देश न दे अभियोजन के लिए गवाह के रूप में परीक्षित किया जाएगा। विशेष प्रावधान प्रोविजो और जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ है यानी शिकायतकर्ता या पीड़ित उसे अभियोजन पक्ष का गवाह बनाकर उसकी जांच की जाएगी। अपवाद सत्र न्यायालय अगर चाहे तो लिखित में कारण दर्ज करके उसे गवाह के रूप में परीक्षित न करने का निर्देश दे सकता है। महत्व यह सुनिश्चित करता है कि पीड़ित के बयान को साक्ष्य के रूप में दर्ज किया जाए। 2. इस धारा के तहत प्रत्येक विचारण बंद कमरे में इन कैमरा आयोजित किया जाएगा। यदि कोई भी पक्ष ऐसा चाहता है
या यदि न्यायालय ऐसा करना उचित समझता है। सरल शब्दों में ओ इस धारा के तहत होने वाली हर सुनवाई बंद कमरे में होगी, यानी जनता को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी। ओ ऐसा तब होगा जब कोई भी पक्ष, आरोपी या शिकायतकर्ता ऐसा अनुरोध करे या यदि अदालत खुद ऐसा करना ठीक समझे, जैसे मानहानि के मामलों में प्रतिष्ठा की संवेदनशीलता के कारण। सी, यदि ऐसे किसी मामले में न्यायालय सभी या किसी भी अभियुक्त को उन्मोचित, डिस्चार्ज या दोषमुक्त एक्वाइट्स करता है और उसकी राय है कि उनके या उनमें से किसी के खिलाफ अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह अपने उन्मोचन या दोषमुक्ति के आदेश द्वारा उस व्यक्ति को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के अलावा जिसके विरुद्ध अपराध किया गया था, यह कारण बताने का निर्देश दे सकता है कि उसे ऐसे अभियुक्त को या ऐसे प्रत्येक या किसी अभियुक्त को जब एक से अधिक हो मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए। सरल शब्दों में, ओ अगर अदालत आरोपी को बरी कर देती है या उन्मोचित कर देती है, ओ और अदालत को लगता है कि आरोपी पर आरोप लगाने का कोई वाजिब कारण नहीं था, यानी झूठा या तुच्छ केस था, ओ तो अदालत अपने बरी करने या उन्मोचन के आदेश में उस व्यक्ति को जिसने शिकायत की थी, लेकिन वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक न हो, यह बताने के लिए कहेगी कि वह आरोपी को मुआवजा क्यों न दे। और यह प्रावधान उन व्यक्तियों को हतोत्साहित करता है जो बिना किसी उचित कारण के आपराधिक आरोप लगाते हैं। न्यायालय ऐसे निर्देशित व्यक्ति द्वारा दिखाए गए किसी भी कारण को दर्ज करेगा और उस पर विचार करेगा, और यदि वह संतुष्ट है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह कारणों को दर्ज करके एक आदेश कर सकता है कि 5,000 रुपये से अधिक न होने वाली ऐसी राशि का मुआवजा जो वह निर्धारित करे, ऐसे व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या उनमें से प्रत्येक या किसी को दिया जाए। सरल शब्दों में, ओ अदालत उस व्यक्ति, शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए जवाब, कारण को सुनेगी और दर्ज करेगी। ओ यदि अदालत को फिर भी लगता है कि झूठा आरोप लगाया गया था, तो वह लिखित में कारण बताते हुए ओ एक आदेश जारी कर सकती है कि शिकायतकर्ता आरोपी को मुआवजा दे जिसकी राशि 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होगी। उपधारा 4 के तहत दिया गया मुआवजा उसी तरह वसूल किया जाएगा जैसे किसी मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया जुर्माना वसूल किया जाता है। सरल शब्दों में, यह मुआवजा वैसे ही वसूल किया जाएगा जैसे अदालत जुर्माना वसूल करती है, यानी अगर भुगतान नहीं किया गया तो कानूनी तरीके से। 6 उपधारा 4 के तहत मुआवजा देने का निर्देश दिए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसे आदेश के कारण इस धारा के तहत की गई शिकायत के संबंध में किसी भी दीवानी या आपराधिक दायित्व से छूट नहीं मिलेगी। सरल शब्दों में, ओ जिस व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है सिर्फ इसलिए कि उसने मुआवजा दिया है, उसे उस झूठी शिकायत से संबंधित किसी भी दीवानी मुकदमे या आपराधिक मामले से मुक्ति नहीं मिलेगी। उदाहरण, अगर उसने झूठी शिकायत के लिए मानहानि का दीवानी मुकदमा या झूठे साक्ष्य का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है, तो मुआवजा देना उसे उन मुकदमों से नहीं बचाएगा, परंतु यह कि इस धारा के तहत किसी अभियुक्त व्यक्ति को भुगतान की गई कोई भी राशि उसी मामले से संबंधित किसी भी बात के दीवानी मुकदमे में ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देते समय हिसाब में ली जाएगी। विशेष प्रावधान प्रोविजो, अगर आरोपी को इस धारा के तहत मुआवजा मिल गया है और बाद में वही आरोपी शिकायतकर्ता पर उसी मामले से संबंधित कोई दीवानी मुकदमा जैसे मानहानि का करता है, तो इस धारा के तहत मिली राशि को उस दीवानी मुकदमे में मिलने वाले मुआवजे में से घटा दिया जाएगा। 7 वह व्यक्ति जिसे उपधारा 4 के तहत मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, मुआवजे के भुगतान से संबंधित आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सरल शब्दों में, ओ जिसे मुआवजा देने का आदेश मिला है वह केवल मुआवजे के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। 8 जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है
तो अपील प्रस्तुत करने की अनुमति अवधि समाप्त होने से पहले, या यदि अपील प्रस्तुत की जाती है तो अपील का निर्णय होने से पहले उसे मुआवजा नहीं दिया जाएगा। सरल शब्दों में, जब आरोपी को मुआवजे का आदेश मिलता है तो उसे तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है। भुगतान अपील करने की समय सीमा खत्म होने के बाद ही होगा। या अगर शिकायतकर्ता ने अपील कर दी है तो अपील का फैसला आने के बाद ही होगा। यह इसलिए है ताकि यदि मुआवजा आदेश अपील में रद्द हो जाए तो भुगतान न किया जाए। संक्षेप में, धारा 260 उन मामलों की प्रक्रिया को निर्धारित करती है जो सीधे सत्र न्यायालय में धारा 222(2) के तहत संज्ञान लिए जाते हैं। यह इन मामलों को मजिस्ट्रेट के वारंट मामलों की तरह ही विचारित करने का निर्देश देती है। इसमें बंद कमरे में सुनवाई और महत्वपूर्ण रूप से झूठे या तुच्छ अभियोगों के लिए शिकायतकर्ता पर Rs 5,000 तक का मुआवजा लगाने का प्रावधान है। साथ ही यह भी स्पष्ट करती है कि यह मुआवजा अन्य कानूनी देनदारियों से छूट नहीं देता है और इसके खिलाफ अपील का अधिकार भी है।